Goal, nation's leading institute. Hello students, we are going to discuss the inorganic question of spot test 6 for the NEET 2025. We will discuss the inorganic question of this examination. Question number first जो inorganic का है that is 136. For the given pictorial view, which of the following represents out of the phase overlap? Out of the phase overlap के मतलब होता है कि जीरो ओवरलैपिंग का मतलब ये होता है कि दो एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में कॉम्बिनेशन के लिए आ रहे हैं, तो एक के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हो, एक के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं हो, वैसे ओवरलैपिंग कॉन्सेप्ट में, वैसे ओरिएंटेशन में वो जीरो ओवरलैपिंग देते हैं, या उसी को बोला जाता है आउट ऑफ फेज ओवरलैपिंग। देखिए पॉजिटिव ओवरलैपिंग है, दिस इज द पॉजिटिव ओवरलैपिंग, ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन करेगा, ये सही है। ये देखिए ये आउट ऑफ फेज है, यहां पे इसका न्यूक्लियस है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जीरो होने की चांस है, और यहाँ पे इसका इस ऑर्बिटल वाला इलेक्ट्रॉन आ रहा है। इन दोनों के आपस के बीच में ड्यू टू इम्प्रॉपर ओरिएंटेशन आउट ऑफ फेज, जब कभी भी आउट ऑफ फेज या जीरो ओवरलैपिंग होता है, इसका कॉज होता है इम्प्रॉपर ओरिएंटेशन। अगर इसी दोनों ऑर्बिटल को आप यहां से इस ऑर्बिटल को उठा दे, ओरिएंटेशन चेंज कर दे, यहां पे लाके रख दे, इट विल गिव द राइज ऑफ द बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और पॉजिटिव ओवरलैप को दे देगा वो। तो इम्प्रॉपर ओरिएंटेशन की वजह से ही ये राइज होता है। आउट ऑफ फेज ओवरलैप अराइजेस ड्यू टू इम्प्रॉपर ओरिएंटेशन, या जीरो ओवरलैपिंग अराइजेस ड्यू टू इम्प्रॉपर ओरिएंटेशन। तो ये हमारा सही ऑप्शन होगा। ये भी पॉजिटिव ओवरलैप है, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को देगा, ये भी पॉजिटिव ओवरलैप है, भी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल देगा, तो जीरो ओवरलैप कौन देगा? सेकंड। इसलिए 136 का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सेकंड। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 140, मैच द कॉलम 1 विथ कॉलम 2। कॉलम 1 में कुछ यहाँ पे कंपाउंड गिवन है, ClF3, SF4, BrF5, NHF6, और यहाँ पे कुछ इसके शेप गिवन है। आसान सा क्वेश्चन है। ClF3 के पास एक लोन पेयर होगा, दो लोन पेयर, क्लोरीन के पास 7 ना, क्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन, दो लोन पेयर, स्टेरिक नंबर इसका 5 हो जाएगा, हाइब्रिडाइजेशन sp3d हो जाएगा, ज्योमेट्री विल बी ट्रायगोनल बाइपिरामिडल, दो लोन पेयर है, फ्लोरीन है, फ्लोरीन है, फ्लोरीन है, बेंट टी शेप होगा, टी शेप थर्ड हो जाएगा इसका। SF4 के पास एक लोन पेयर, सल्फर के पास एक लोन पेयर, बचेगा 6 इलेक्ट्रॉन होता है, इसका भी 5 sp3d हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा, और 4 1 2 3 4 एक लोन पेयर, एंड द शेप विल बी सीसो फर्स्ट हो जाएगा। BrF5 इसके पास भी एक लोन पेयर है, ब्रोमीन के पास 7 5 1 6 ऑक्टाहेड्रल, एक लोन पेयर है, ऑक्टाहेड्रल होगा, एक लोन पेयर है, फ्लोरीन 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 ब्रोमीन, दिस विल बी स्क्वायर पिरामिडल, फोर्थ हो जाएगा। SF6 कोई लोन पेयर नहीं, ऑक्टाहेड्रल, सेकंड हो जाएगा। देख लीजिए, ए का थर्ड, बी का फर्स्ट, ए का थर्ड, बी का फर्स्ट, सी का फोर्थ, डी का सेकंड, तो 140 का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर थर्ड। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 146, विच ऑफ द फॉलोइंग हैलाइड्स डज नॉट हाइड्रोलाइज एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर पे ये कर सकता है ना, H2O के साथ कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करेंगे, वैकेंट डी ऑर्बिटल है सिलिकॉन के पास, ये ऑक्सीजन के लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एकोमोडेट करेगा और बना लेगा SiOH का होल 4। कंप्लीट हाइड्रोलिसिस के बाद ये सिलिसिक एसिड का फॉर्मेशन कर सकता है, कर लेगा ये। H2O के साथ इसका रूम टेम्परेचर पर रिएक्शन करवाएंगे, नो रिएक्शन, कोई हाइड्रोलिसिस नहीं होगा, क्योंकि इस पास वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं है, वैकेंट डी ऑर्बिटल एब्सेंट होने की वजह से इसमें कोई फर्दर रिएक्शन नहीं होगा, तो इसलिए यही हाइड्रोलाइज नहीं करता है। कार्बन टेट्राक्लोराइड हाइड्रोलिसिस नहीं करता है रूम टेम्परेचर पे, ये कर सकता है H2O, इसका भी वही है, वैकेंट डी ऑर्बिटल है, अटैक करेगा, इसको लेगा। PbCl4 ये भी करेगा हाइड्रोलिसिस, इसका भी संभव है, ये भी OH को लेगा, Cl को बाहर करेगा, जस्ट लाइक SiCl4। तो कौन नहीं करेगा? CCl4 नहीं कर पाएगा, क्योंकि कार्बन डज नॉट हैव द वैकेंट डी ऑर्बिटल एंड देयरफॉर इट विल नॉट एबल टू हाइड्रोलाइज। तो 146 का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सेकंड। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 149, द थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ ग्रुप 15 हाइड्राइड इज। देखिए मैं हाइड्राइड के स्टेबिलिटी के लिए बताया था आप लोगों को, NH3, PH3, SS3, SbH3 एंड BiH3।
सबसे पहले हम लोग बॉन्ड लेंथ से शुरू करते हैं। बॉन्ड लेंथ बढ़ेगा, जब बॉन्ड लेंथ बढ़ेगा तो बॉन्ड एनर्जी घटेगा, और जब बॉन्ड एनर्जी घटेगा तो थर्मल स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, घट जाएगी। इसलिए मोस्ट स्टेबल NH3 एंड द लीस्ट स्टेबल विल बी BiH3। ये बहुत सिंपल सी बात होती है, ये चार चीज कभी चेंज नहीं करता है, बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एनर्जी, थर्मल स्टेबिलिटी, एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्राइड, ये हमेशा यही होता है, हमेशा सब में, नॉट ओनली फॉर द नाइट्रोजन फैमिली, हो कार्बन फैमिली हो, बोरोन हो, ऑक्सीजन फैमिली हो, हेलोजन हो, सभी फैमिली में सारे हाइड्राइड का यही नेचर होता है, किसी में चेंज नहीं करता है। तो थर्मल नाइट्रोजन का होगा, फिर फास्फोरस का होगा, फिर आर्सेनिक का, फिर एंटीमोनी, फिर सेकंड ही सही लग रहा है, इस पे एंटीमोनी ज़्यादा दिया, गलत दे रहा है, इसमें NH3 का कम दे रहा है, गलत दे रहा है, इस पे PH3 ये भी गलत दे रहा है, तो सेकंड सही लग रहा है हमारा ऑर्डर, सबसे ज्यादा NH3, फिर PH3, ASH3, फिर SBH3, ठीक है। तो इसे 149 का सही ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर सेकंड। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 151, द हाइब्रिडाइजेशन इन द मैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ निकल इन Ni। देखो NiCO4 एक बहुत अच्छा कॉम्प्लेक्स है, Ni के ऊपर चार्ज 0 है। एक चीज इसमें डी ब्लॉक में लिखा है कि द CMI कैन फॉर्म द कॉम्प्लेक्स इन लो ऑक्सीडेशन स्टेट। लो ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब होता है इट कैन फॉर्म द कॉम्प्लेक्स इन जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट और नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट ओनली व्हेन द लिगेंड अटैच्ड टू CMI हैज कैपेबिलिटी ऑफ सिनर्जिक बॉन्डिंग। अगर उसके पास सिनर्जिक बॉन्डिंग की कैपेबिलिटी है तभी वह, क्योंकि आप सोचेंगे कोई ऐसा मेटल, जैसे मैं बोलूं कि VF4 कोई ऐसा बना हुआ है, इसमें 5 माइनस हो, तो इसमें वेनेडियम के ऊपर चार्ज माइनस होना जाएगा, ये संभव नहीं है, क्योंकि फ्लोरीन यहां पे सिनर्जिक बॉन्डिंग नहीं कर सकता है, एक कॉम्प्लेक्स बहुत अनस्टेबल होगा। तो जो लिगेंड के पास सिनर्जिक बॉन्डिंग की काबिलियत नहीं है, दे कैन नॉट फॉर्म द कॉम्प्लेक्स इन द लो ऑक्सीडेशन स्टेट और नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट। लो मतलब जीरो या नेगेटिव, दे विल फॉर्म द कॉम्प्लेक्स ओनली इन द पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट। उसमें लिगेंड से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बना सकता है, ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट होगा उसमें। लेकिन अगर किसी लिगेंड के पास सिनर्जिक बॉन्डिंग, CO बहुत अच्छा सिनर्जिक बॉन्डिंग करता है, सिनर्जिक बॉन्डिंग की कैपेबिलिटी है, देन दे कैन फॉर्म द कॉम्प्लेक्स इवन इन द जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट और इन द नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट। तो बनाता है इसका इलेक्ट्रॉनिक 4s2 3d8। द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ Ni0 इज 4s2 3d8। 4s2 है, 3d8 है, 2 4 6 8 7 और 8, ये नहीं है। 4p इसका खाली है। अब इसमें निकल के पास 0 है। अगर बाय द वे एक बहुत स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट लिगेंड है CO, ये पेयरिंग करवाएगा, पेयरिंग करवा लेगा, फिर भी S खाली नहीं है इसके पास, क्योंकि इसका हाइब्रिडाइजेशन DsP2 होगा, यही तो मिक्सिंग चार्ज करवा सकता है ना। तो इसको पेयरिंग करवाने के बावजूद भी S खाली नहीं होता है, तो पेयरिंग करवाने से कोई फायदा तो मिलता नहीं है। तो ये अपना इस इलेक्ट्रॉन को, S को खाली करवाने के लिए इसमें पेयरिंग करवा देता है, पहले इसको खाली करवाता है, ये बन जाते हैं 3d10, ये बन जाते हैं 4s0, इसका 4p0 बना रहता है। अब इसका हाइब्रिडाइजेशन हो जाता है sp3, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, दोनों पेयर्ड हो गए बाय द यूज ऑफ दिस 4s इलेक्ट्रॉन, इसलिए डायमैग्नेटिक हो जाता है। पूछ रहा है क्या हाइब्रिडाइजेशन sp3 एंड डायमैग्नेटिक, पहला ही ऑप्शन सही है, sp3 एंड डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक नहीं है, इसका 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हो चुके हैं, तो इसलिए 151 का सही ऑप्शन होगा sp3 विद डायमैग्नेटिक। फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 152, the number of compounds will show a square pyramidal structure, a square pyramidal ClF3 T शेप होता है, अभी जस्ट बात किए हैं। sp3d हाइब्रिडाइजेशन 2 लोन पेयर है, बेंट T हो जाएगा। BrF5 स्क्वायर पिरामिडल होता है। sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन होता है, एक लोन पेयर, फ्लोरीन 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 BrF स्क्वायर पेयर ए होता है। ClF5 इसी फैमिली का है, इसके पास भी एक लोन पेयर होगा, ये भी होगा। अरे ब्रोमीन और क्लोरीन में कोई अंतर, दोनों के पास सेम स्ट्रक्चर ही आएगा ना, BrF5 ClF5 दोनों सेम होगा। I2Cl6 ICl3 का डाइमर है, तो ये नहीं हो सकता है, इसका काम खत्म। BrF3 भी नहीं हो सकता, IF5 ये होगा, फिर से यही है ना, BrF5 ClF5 एंड IF5 ये सबके सब स्क्वायर पिरामिड 3 होंगे। फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। 152 का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 4। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 156, ये सर्शन रीजन क्वेश्चन है। इन ग्रुप 13 एलिमेंट द बोरन हैज लोएस्ट मोल्टिंग पॉइंट, ना गलत है। बोरन का तो क्रिस्टल स्ट्रक्चर सबसे स्ट्रॉन्ग होता है, इकोसाहेड्रन बनाता है, B12 यूनिट होते हैं उसमें, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करता है, मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा। बोरन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, इसके मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर होता है, गैलियम तक घटता है
और फिर इसमें बढ़ जाता है, तो इसलिए गैलियम हैज द मिनिमम मेल्टिंग पॉइंट हो जाता है इसमें, ठीक है। बोरॉन का नहीं होता है, गलत स्टेटमेंट दिया है। द बोरॉन हैज वेरी स्ट्रॉन्ग क्रिस्टलाइन लैटिस, सही है स्टेटमेंट है। बताया था अभी B12 यूनिट का उसमें स्ट्रक्चर होता है, 2 हेक्सागोनल रिंग उसमें फॉर्मेशन होता है, आइकोसाहेड्रन उसका स्ट्रक्चर बोलते हैं हम लोग। तो असर्शन करेक्ट इनकरेक्ट है, रीजन करेक्ट है। असर्शन इज इनकरेक्ट एंड रीजन इज ट्रू। फोर्थ 156 का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर फोर्थ। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 160। द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ लिवर्मोरियम LV, इसका होता है सिंबल 116, इसका एटॉमिक नंबर होता है जो गिवन है आपको। इस 7th पीरियड का एलिमेंट होगा, 7th पीरियड का एलिमेंट है यह। रेडॉन 86, 7A से शुरू करो, 7P पे खत्म करो, 6D 5F, 2 फिर इसमें आएगा, फिर इसमें चला जाएगा। कितना हो चुका है काउंट कर लेते हैं, 86 और 14, 100, 112, 4। ये P ब्लॉक का एलिमेंट है, P4 आ रहा है, ऑक्सीजन फैमिली का आता है, ऑक्सीजन फैमिली का एलिमेंट है, यही इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हो जाएगा। रेडॉन 5F14, 6D10, 7S2, 7P4, यही सही है। थर्ड 5F14, 69 गलत हो गया, 5F 6D10, 7S1 गलत हो गया, 5F14, 6D8 गलत हो गया, ये थर्ड सही है। 160 का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर थर्ड। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए एक क्वेश्चन इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन पे पूछ सकता है, गैंडोलियम का इसके पिछले साल पूछा था, ठीक है ना। तो अल्टरनेट ईयर में इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ एनी एलिमेंट विद रिस्पेक्ट टू नोबेल गैस, जब भी पूछता है तो नोबेल गैस के रिस्पेक्ट में पूछता है। ये तो खैर लिवर्मोरियम का दे दिया है, नहीं तो अभी तक पूछता जनरली है वो एक्सेप्शन वाले इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। D और F ब्लॉक के जितने भी एक्सेप्शन वाले एलिमेंट है उन्हीं का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन विद रिस्पेक्ट टू नोबेल गैस पूछा जाता है, तो उसको एक बार देखना है हम लोगों को। 161 विच वन ऑफ द फॉलोइंग कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ इन पिकोमीटर फॉर डायमंड। देखो डायमंड में टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है, एक कार्बन 4 कार्बन जुड़े रहते हैं, सिंगल बॉन्ड से कोई बॉन्ड फ्री नहीं होते हैं, और कार्बन कार्बन का बॉन्ड लेंथ होता है सिंगल बॉन्ड का 154 पिकोमीटर। इसीलिए डायमंड में जो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होता है वही एग्जिस्ट करता है। ग्रेफाइट में जाएंगे तो एक इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाता है, डैंगलिंग बॉन्ड उसमें आ जाते हैं, इसलिए उसका बॉन्ड लेंथ थोड़ा छोटा हो जाता है, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाते हैं, तो बॉन्ड लेंथ थोड़ा छोटा हो जाता है इसमें। तो इसमें 154 पिकोमीटर होते हैं, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड का बॉन्ड लेंथ के बराबर होता है। तो 161 का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर फोर्थ। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 164। The magnetic moment of a transition metal compound has been calculated to be 1.73 Bohr magneton. The metal ion is 1.73 Bm है, इसका मतलब कि इसमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1 होगा, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1 होगा, तभी इसका वैल्यू 1 × 1 + 2 Bm आ जाएगा। √3 और √3 का वैल्यू 1.732 Bm आता है। तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1 हमको ढूंढना है। कोबाल्ट +2 4s0 3d7, 3d7 में 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, n की वैल्यू 3 आ जाएगी, ये नहीं होगा। आयरन +2 4s0 3d6, इसके में n की वैल्यू 4 आता है, ये भी नहीं होगा। वेनेडियम +2 4s0 3d3 होता है, इसमें भी n की वैल्यू 3 आ जाएगा, ये भी नहीं होगा। कॉपर +2 4s0 3d9, इसमें एक ही होता है, n की वैल्यू 1 ही आएगी, तो इसलिए फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा। जिसमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1 होंगे वही इसका आंसर हो जाएगा। तो 164 का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर फोर्थ। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 166। द एनर्जी ऑफ 3 T2G ऑर्बिटल्स इन ऑक्टाहेड्रल क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इज। देखो T2G तो ऑक्टाहेड्रल में पहले ग्राउंड आइसोलेटेड स्टेट में है, फिर इसका एवरेज एनर्जी सबका बढ़ता है क्योंकि उसमें सब स्फेरिकल दूर से देखते हैं, और जब आपस में बॉन्ड आके बनाते हैं तो स्प्लिटिंग होता है, इसको बोलते हैं T2G, इसको बोला जाता है EG। तो यहां से इसका एनर्जी, एवरेज एनर्जी से इसका एनर्जी घटता है, कितना से घटता है, -2/5 डेल्टा नॉट से, -2/5 डेल्टा नॉट से एनर्जी घट जाता है, डिक्रीजेस बाय 2/5 डेल्टा नॉट, डिक्रीजेस बाय 2/5 डेल्टा नॉट, यही ऑप्शन हो जाएगा इसमें। और इसमें बात करेंगे तो इंक्रीजेस बाय 3/5 डेल्टा नॉट, इसमें बढ़ेगा लेकिन T2G में घटता है।
डिक्रीजेज बाय 2/5 डेल्टा नॉट। तो 166 का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 4। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 173 सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फॉर ऑक्साइड ऑफ हेलोजन। ठीक है, ब्रोमीन ऑक्साइड एग्जिस्ट ओनली एट लो, बिल्कुल सही है। ब्रोमीन के सारे ऑक्साइड लो टेम्परेचर पे ही एग्जिस्ट करते हैं लोग। आयोडीन ऑक्साइड्स आर इनसॉल्युबल सॉलिड। आयोडीन के जनरली जो होते हैं, जो ऑक्साइड होते हैं, I2O5, I2O7, ये सबके सब इनसॉल्युबल सॉल्ट होते हैं। I2O5 इज ए गुड ना, ये गलत है। I2O5 एक बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, रिड्यूसिंग एजेंट नहीं है। I2O5 इज ए गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। Cl2O7 इज हाईली रिएक्टिव ऑक्सीड, बिल्कुल सही है। मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में है, बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा, लेकिन I2O5 भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, रिड्यूसिंग एजेंट नहीं है। तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट थर्ड हो जाएगा। 173 का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 3। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 180, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू नाइट्रेट आयन टेस्ट? द ब्राउन कॉम्प्लेक्स इज FeH2O का होल 5NO। नाइट्रेट टेस्ट में पता है ब्राउनिंग का फॉर्मेशन होता है, इसमें Fe के बजाय +1 होता है, NO के बजाय +1 हो जाता है। हीटिंग द नाइट्रेट सॉल्ट विथ कॉन्क H2SO4 लाइट ब्राउन फिल्म्स आर इवॉल्व, बिल्कुल सही, लाइट ब्राउन फिल्म्स इवॉल्व होते हैं उसमें। ब्राउन फिल्म्स NO2 का आपको पता है ना, NO3- में जब H2SO4 ये देते हैं कंसंट्रेटेड के साथ, डाइल्यूट के साथ नहीं देते हैं। कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ कौन देते हैं? फर्जी CBI ने 8 बेल ब्राजील से पकड़े, फर्जी ए फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन ने 8 नाइट्रेट ब्राजील, BO3 ऑक्जेलेट OX2-, ठीक है ना, ये सब देते हैं कंसंट्रेटेड के साथ। तो एक कॉन्क H2SO4 डालेंगे तो यहां से कौन सा गैस इवॉल्व करता है? NO2 गैस इवॉल्व करता है, और NO2 का कलर कैसा होता है? ब्राउन, इसलिए ब्राउन फिल्म से ये भी सही स्टेटमेंट है। ए डार्क ब्राउनिंग इज फॉर्म्ड एट द जंक्शन ऑफ द टू सॉल्यूशन, बिल्कुल सही है। ब्राउनिंग में तो यही करते हैं ना, इसमें नाइट्रेट का सॉल्ट हो या नाइट्राइट भी ले सकते हैं, नाइट्रेट एंड नाइट्राइट दोनों देने में सक्षम होते हैं। और इसमें डालते हैं फ्रेशली प्रिपेयर्ड H2SO4, फ्रेशली प्रिपेयर्ड FeSO4, फेरस सल्फेट। देखो इसमें फ्रेशली प्रिपेयर्ड का काम क्या होता है, अगर बाय द वे बहुत दिन का फेरस सल्फेट लेंगे तो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके हो सकता है कि वो फेरिक आयन बन जाए, तो फिर गलत हो जाएगा, फिर आपको ऑक्सीडेशन होगा ही नहीं। Fe उसमें तो करना होता है ना कि Fe+2 NO3- के साथ कंबाइन करता है, और कंबाइन करके Fe+3 खुद ऑक्सीडाइज होता है और इसको रिड्यूस करता है NO में, तभी तो जाके कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करता है। अगर पहले ही से ही ऑक्सीडाइज हो जाए, Fe+2 Fe+3 में जा चुका होगा, तो फिर फर्दर ऑक्सीडेशन संभव है नहीं, और जब ये ऑक्सीडाइज नहीं होता रिड्यूस नहीं होगा, तो फिर आपको टेस्ट ही नहीं मिलेगा। आप बोल देंगे कि इसमें नाइट्रेट और नाइट्राइट आयन एब्सेंट है, लेकिन गलत हो जाएगा वो फिर। इसलिए बोला था कि फ्रेशली प्रिपेयर्ड FeSO4 लीजिए, एकदम ताजा, ताकि वो ऑक्सीडाइज ना हो सके। एकदम Fe+2 है तो Fe+2 ही रहना चाहिए उसमें, Fe+3 नहीं बनना चाहिए। और इसके हम लोग स्लोली वाल के हेल्प से हम लोग कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 डालते हैं। अगर इसके जंक्शन पे कहीं पे ब्राउनिंग का फॉर्मेशन होता है तो हम लोग बोलते हैं कि इसमें नाइट्रेट या नाइट्राइट आयन प्रेजेंट है, तो देता है रिंग इज फॉर्म ड्यू टू नाइट्रोफेरस, नाइट्रो नहीं नाइट्रोसोफेरस होता है, NO होता है इसमें, नाइट्रो नहीं होता है, NO2 नहीं होता है। नाइट्रो का मतलब NO2 हो गया, नाइट्रो होता है, तो नाइट्रोफेरस सल्फेट नहीं होता है, गलत है, नाइट्रो नहीं। फेरस तो ठीक है लेकिन नाइट्रो नहीं, नाइट्रोसो होता है, ठीक है। NO नाइट्रो, इसका तो सही नाम नाइट्रोसिलियम आयन होना चाहिए, NO+ होता है, तो नाइट्रो नहीं, NO2 नहीं होता है, गलत है, तो गलत ही पूछा है। तो 180 का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 4। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। This is all about your inorganic question. Thank you everyone. Thank you so much.